हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द की टू फ्यूचर ऑफ योर ड्रीम्स। यानी कि अगर आप निरंतर हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आपको आपके सपनों का जो फ्यूचर है वो बनाने में कोई भी रोक नहीं पाएगा, आप उसको बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। The employer and the employee chasm has been growing faster than ever। बोल रहे हैं जो एम्प्लॉयर यानी कि जो जिसने हायर किया है और जो उसके पास काम कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो चाज्म यानी कि जो खाई है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का जो गैप है, खाई है, वो जैसा पहले कभी नहीं हुआ उससे ज्यादा तेजी से अब बढ़ रहा है। फॉर्मर wants latter to spend all the time possible at work। जो एम्प्लॉयर है, फॉर्मर मतलब पहले वाला, एम्प्लॉयर है वो लैटर बाद वाले को चाहता है कि वो सारा का सारा समय ना अपना काम पर ही बिता दे। आपको पता है दो हमारे इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बहुत बड़े सीईओज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिया है कि 70-90 घंटे 100 घंटे काम करना चाहिए। तो बोल रहे हैं ही वॉन्ट्स द लैटर एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय जो है जितना हो सके संभव वो सारा का सारा समय जो है काम पे बिता दे एंड एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। और प्रभावशाली ढंग से बहुत इफेक्टिवली, है ना, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी संस्था में वो बंदा काम कर रहा है, उसकी तरक्की की तरफ काम करे। इन दिस, इसमें सम सी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। तो इसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की समृद्धि के लिए जरूरी है। इन द फास्ट पेस रेस टू मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण जो हो रहा है, उसकी जो तेज गति वाली जो रेस है, वी आर लीविंग बिहाइंड आर रिच कल्चर ऑफ कैरिंग फॉर लाइफ। हम हमारा जो एक समृद्ध कल्चर है कि जीवन के लिए केयर करो, रिस्पेक्टिंग वर्क, काम को अपनी इज्जत दो, एंड हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज, और जो अध्यात्म की तरफ हमारी जो वैल्यूज हैं या फिर हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं, उनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू रिविजिट द टाइमलेस टीचिंग्स ऑफ सेंट्स। अब समय आ गया है कि हम जो हमारे संत महात्माओं की जो किसी भी शाश्वत जगत की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, हम उनको याद करें, उनको दोबारा पढ़ें। एंड एंशियंट इंडिक अप्रोच टूवर्ड्स वर्क, और जो हमारा पुराना हिंदुस्तानी जो तरीका है काम के प्रति, उसको दोबारा याद करें। द इन एंशियंट भारत, पुराने भारत में वर्क वॉज नेवर सीन एज अ बर्डन और मेयर ड्यूटी। काम को हम कभी भी एक बोझ या सिर्फ एक ड्यूटी की तरह नहीं समझते थे। इट वॉज एन ऑफरिंग, वो हमारी तरफ से एक कुछ, जैसे हम किसी को कुछ पेश करते हैं, पेशकश करते हैं, वैसा वो पेशकश था। अ वे टू अलाइन वन सेल्फ विद द नेचुरल ऑर्डर, जो एक तरीका था हमें अपना जो नेचुरल ऑर्डर है, जो हमारा शरीर का या हमारे इस पृथ्वी का नेचुरल ऑर्डर है, जो नेचुरल प्रक्रिया है, उसके साथ में खुद को कोऑर्डिनेट करने का ये तरीका था। एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, और हमारे समाज की भलाई में हमारा योगदान था। सिंस द वर्क वॉज इंटरट्विन्ड विद वन स्पिरिचुअल जर्नी, अब क्योंकि उस समय में ये जो कार्य था वो हमारी जो अध्यात्म की जर्नी है, हमारे जो अध्यात्म का जो पूरा प्रक्रिया है जाने की, उसके साथ में इंटरवेंट था, यानी कि वो उसके साथ में जुड़ा हुआ था। एंड अलाइंड विद वंस इनर नेचर, और हमारे खुद के अपने जो नेचर था उसके साथ में जुड़ा हुआ था। इट वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय रैदर देन फटीक, तो उस समय पे ये एक खुशी का एक समय होता था, खुशी का एक पहलू होता था बजाय कि थकान के। पीपल डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज, उस समय पे लोग अपनी पर्सनल जिम्मेदारी और प्रोफेशनल जिम्मेदारी के बीच में भेद नहीं करते थे। इंस्टेड दे सॉ देयर टास्क एज एक्सटेंशन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलिंग ऑफ पुरुषार्थ्स। बोल रहे हैं बजाय कि वो अपने टास्क को क्या देखते थे, अपने जो भी उनके हाथ में कार्य है उसको ऐसे देखते थे कि वो हमारे होने का, हमारे वजूद का ही एक एक्सटेंशन है, एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और वो उसको क्या मानते थे कि वो हमारा जो पुरुषार्थ है उसको फुलफिल कर रहा है, जो कि क्या था, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
वर्क वॉज वर्शिप, उस समय कार्य जो है वो एक पूजा था। इट वॉज डन विद डिवोशन एंड ऑफर्ड एज अ सर्विस, उसको हम बहुत ही डिवोशन के साथ में, बहुत ही भक्ति के साथ में करते थे और उसको एक भगवान की सेवा के तौर पे देखा जाता था। Today, humans have been reduced to mere resources in their name of efficiency and scalability. आज मनुष्य को केवल संसाधन के तौर पे देखा जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो केवल एक संसाधन के रूप में रह गई है, तभी ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। और किसके नाम पे? एफिशिएंसी, प्रभावशालिता के नाम पे, और स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी की मतलब हम कितना इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कितना इसको श्रिंक कर सकते हैं, उस तौर पे। Strict time management, rigid structures and unreasonable demands have become the norm. बोल रहे हैं बहुत ही कठोर टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स, बहुत ही कुछ नियम कायदे कानून, अनरीजनेबल डिमांड्स जो है ये साधारण सी बात बन गई है। Often orchestrated by human resource departments to maximize resource utilization, जिसको अक्सर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो इस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, मतलब व्यवस्थित करते हैं कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। However, such practices are unsustainable, हालांकि इस तरीके की जो प्रणाली है वो अनसस्टेनेबल है, वो लंबे समय पे चलने वाली नहीं है, वो अस्थिर है। डिसिप्लिन when taken to the extreme becomes misgovernance. डिसिप्लिन को जब आप बहुत एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे, जैसे कि हम बोलते ही हैं किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। आप जैसे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, आप राइट विंग के हो, आप लेफ्ट विंग के हो, ठीक है, बट आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो जब एक्सट्रीम, डिसिप्लिन भी जब एक्सट्रीम में पहुंच जाता है तो वो मिस गवर्नेंस, कुशासन बन जाता है। इट गोज अगेंस्ट आर इनर नेचर, वो हमारा जो खुद का इनर नेचर है उसके विपरीत चला जाता है। एंड डिस्टर्ब्स बेसिक टेनेंट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, और जो बेसिक सिद्धांत हैं मनुष्य होने के वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स और अनरीजनेबल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स वुड डीमोटिवेट एंड फ्रस्ट्रेट एम्प्लॉयज। बोल रहे हैं उदाहरण के तौर पे, अगर बहुत आप कठोर समय के पाबंदियां लगा दोगे या अनरीजनेबल परफॉर्मेंस डिमांड्स उनके सामने रख दोगे तो उससे क्या होगा, व्यक्ति या जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लीड टू ड्रैगिंग मेंटालिटी, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटालिटी है वो घसीटने वाली बन जाएगी, है ना, कि चलो कोई नहीं, कैसे तैसे रोध होके काम कर ही देते। अकॉर्डिंग टू दी तत्वर्थ सूत्र 7.25, बंध वधाचेदाति भारारोपणाना पनानिरोधा। ओवरबर्डनिंग इज द फॉर्म ऑफ वायलेंस, किसी को ज्यादा भार देना क्या है, वो वायलेंस है, वो आप उसके प्रति आक्रामक हो रहे हैं, आप उसके प्रति कुछ कष्टदायक चीजें कर रहे हैं। Ancient wisdom offers solution that are more relevant than ever. जो हमारा पौराणिक ज्ञान है उसमें ऐसे ऐसे समाधान दिए गए हैं जो आज जिस युग में हम हैं उस युग से ज़्यादा वो कभी भी इतने प्रभावशाली या इतने इफेक्टिव या इतने कारगर नहीं लगे। भारत मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल, हिंदुस्तान, भारत, इसको उदाहरण से चलना चाहिए, एक उदाहरण सेटअप करना चाहिए कि दुनिया उसको फॉलो करे। Embracing and exhibiting the principle of परस्परोपग्रहो जीवनम, परस्परोपग्रहो जीवनम, हमें इस प्रिंसिपल से, इस सिद्धांत से चलना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, ऑल लाइफ इज बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटरडिपेंडेंस, कि सभी का जीवन जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलता है, एक दूसरे के सपोर्ट से चलता है। एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो देयर धर्म, एम्प्लॉयज को अपना धर्म फॉलो करना चाहिए। एंड एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑनर देयर राजधर्म, और जो एम्प्लॉयर है उसका जो राजधर्म है उसको सम्मान देना चाहिए। रादर दैन व्यूइंग एम्प्लॉयज एज कॉग्स इन अ मशीन, बजाय कि ये समझने के कि एम्प्लॉयज क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है उनकी एक मशीन का, उनकी एक संस्था का छोटा सा हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रीट देम एज लिविंग ब्रीदिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू अ शेयर्ड पर्पस, तो जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको, उन एम्प्लॉयज को ऐसे समझना चाहिए कि वो जीवित हैं, वो सांस लेने वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारा एक सपना है उसको फुलफिल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। दे आर लाइक द वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी, हमारे शरीर में जैसे अलग अलग हिस्से हैं, अंग हैं, वैसे ही वो एम्प्लॉयज हैं।
ईच हैविंग इट्स यूनिक रोल, हर एक का कुछ अपना एक यूनिक रोल होता है, एंड येट ऑल ऑफ देम वर्किंग कोहेसिवली, फिर भी सब एकजुट होकर काम कर रहे होते हैं। फॉर द बॉडी टू बी हेल्दी, अगर हमें चाहिए कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, इट शुड ट्रीट ऑल ऑफ देम विद रिस्पेक्ट, तो हमें अपने शरीर के सभी अंगों को रिस्पेक्ट से, लव से, केयर से देखना चाहिए। आप सपोज करो कि हमारा लेफ्ट हैंड इतना कुछ काम नहीं आता, हमारा राइट हैंड ही ज़्यादा काम आता है, तो आप लेफ्ट हैंड को क्या गंदा रखेंगे? क्या उसको वॉश नहीं करेंगे? क्या आप उसको जैसे लोशन अगर आप अपने राइट हैंड में लगा रहे हैं तो क्या लेफ्ट हैंड में नहीं लगाएंगे? नाक आपको लगता है कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट अंग नहीं है, या कान आपके इतने इंपॉर्टेंट अंग नहीं है, तो क्या हम आप उनको साफ करना छोड़ देंगे? नहीं ना, हम उनको भी केयर करेंगे, लव देंगे, है ना। कुछ अगर कोई परेशानी दिखती है तो हम उसको लिए ट्रीटमेंट लेंगे, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें उन एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए, वो कोई हमारे लिए काम करने वाली कोई मशीनें नहीं है, कुछ उपकरण नहीं है, वो जीवित व्यक्ति हैं, है ना। उनको भी उसी सम्मान के साथ में, उसी प्यार और देखभाल के साथ में देखना चाहिए। Individuals should be nurtured and empowered to connect with the larger purpose. हमें हर एक व्यक्ति को पोषित करना है, नर्चर करना है मतलब पोषित करना है, एम्पावर करना है, उनको सशक्त बनाना है कि वो हमारा जो बड़ा उद्देश्य है उसके साथ में मेल खा के, मतलब उसको अपना हिस्सा समझ के उसको उसके लिए कार्य करें। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि यू मेक माई ड्रीम्स योर्स, नहीं कर सकते ना। जब आपके दिल में खुद से फीलिंग आएगी कि योर ड्रीम्स आर माइन नाउ, तब आप सोचेंगे कि हाँ इस ये मेरा भी सपना है और मैं इसके लिए काम करूँगा। दिस हेल्प्स देम रिस्पेक्ट देयर वर्क, इससे क्या होता है कि वो अपने कार्य को रिस्पेक्ट करेंगे, एंड कनेक्ट इमोशनली एंड मेंटली, उसके साथ में वो इमोशनली और मेंटली जुड़ जाएंगे। दिस वुड प्रमोट अ कल्चर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि आप उसको अपना समझ के काम कर रहे हैं या फिर उसकी आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कल्चर बन जाएगा। इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, नए नए कुछ चीज़ें हम इन्वेंट करेंगे, उसको प्रभावशाली ढंग से काम करेंगे, ऐसा हमारा कल्चर बन जाएगा। इंडिविजुअल शुड बी परफॉर्मिंग ड्यूटीज अलाइंड विद वंस स्वभाव नेचर, बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति को उस तरीके की ड्यूटीज होनी चाहिए जो उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व, उनके नेचर के अकॉर्डिंग हो। Workplaces should allow individuals to engage in roles that resonate with their strengths and interest. तो हमारी जो वर्क प्लेस है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने की जगहें हैं, वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें होनी चाहिए या ऐसे उनके पास में संसाधन होने चाहिए, वो उनको इनकरेज करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि जो काम उनको अच्छा लगता है, जिसमें उनको मजबूती आती है, इंटरेस्ट आता है, वो काम वो करें। दिस ऑटोनॉमी वुड फॉस्टर क्रिएटिविटी, इस तरीके की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, इंडिपेंडेंस है, वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी, एंड कमिटमेंट, और लोगों का कमिटमेंट जो है कार्य के प्रति वो रहेगा। एम्प्लॉयज मस्ट नॉट बी सीन एज मेयर रिसोर्सेज, हमें मनुष्य को, एम्प्लॉयज को केवल रिसोर्स, संसाधन की तरह नहीं देखना चाहिए। देयर इमोशंस, पर्सनल टाइम एंड वेलबींग मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उनके जो इमोशंस हैं, उनका जो पर्सनल टाइम है, उनकी जो सेहत है, इस सब को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अनड्यू प्रेशर कैन हार्म इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके ऊपर नाजायज या अनड्यू या फिर अनवांछित जो है प्रेशर लगाया जाएगा तो वो उस व्यक्ति को भी हार्म करेगा और संस्था को भी हार्म करेगा। इफ वी ओनली मैनेज टाइम, अगर हम केवल टाइम को मैनेज करें, वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज इंडिविजुअल्स होलिस्टिक वेलबींग, तो हम जो व्यक्ति है उसकी जो पूरी टोटल जो वेलबींग है, पूरी जो सेहत है, प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। This gradual shift from time management to mind management would ensure that time is also well managed. अगर हम टाइम को मैनेज करने की बजाय उनके माइंड्स को मैनेज करने की कोशिश करें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनके अंदर ये सेंस ऑफ अपनापन जो लाने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है वो उस काम को, जो भी एम्प्लॉय है वो उस काम को अपना समझ के करेगा, राइट। अपना समझ के करेगा तो वो अपने आप ही वक्त का पाबंद हो जाएगा, उसका टाइम अपने आप ही मैनेज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये जो अभी दो इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने, L&T के चेयरमैन और इन्फोसिस के चेयरमैन ने जो बातें कही हैं, उनके ऊपर ही आगे फर्दर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें कि राइटर कह रहे हैं कि हमें अपने जो
पौराणिक ज्ञान है। अब क्योंकि हिंदुस्तान में आज के दौर में इतनी बातें होती हैं, ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ये भी आजकल इतनी बातें करते हैं कि भाई हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति और समृद्धि और ये सब चीज़ों की बातचीत करते हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, संस्कृति में ही चल के देखते हैं, हमारे जो पौराणिक गाथाएं हैं, कथाएं हैं, या फिर जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें चल के देखते हैं उनमें क्या लिखा हुआ है काम के बारे में। फिर उसके बारे में उन्होंने समझाया और उन्होंने बोला कि आपको अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप अगर डालनी है, आप अगर उनको उसमें पर्सनल टच ला लेंगे ना, तो वो बंदा जो है, जो भी आपका एम्प्लॉय है, वो खुद ब खुद ही आपकी कंपनी के लिए शायद 20 घंटे काम करने को भी तैयार हो जाए, चाहे 24 घंटे काम करने को भी तैयार हो जाए। लेकिन हमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए एज एन एम्प्लॉयर, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से 24 घंटे काम कराएंगे, वो सोएगा कब? है ना, सोने के लिए टाइम चाहिए। आपको उसको अगर इफेक्टिवली काम करवाना है ताकि उसकी सेहत ना खराब हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि कोई मर जाएगा, उसकी स्पेस रिफिल नहीं होएगी, हो जाएगी। आप रिप्लेसेबल हो अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, तो वो रिप्लेस कर देंगे। लेकिन पीछे जो मॉर्निंग फैमिली रह जाएगी, इतना सारा पीछे जो बैल एक गैप रह जाएगा, उसको कौन फुलफिल करेगा? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सेंस ऑफ यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करने की बात की जा रही है, काम को बोझ की तरह ना देखने की बात की जा रही है। According to the passage, what is the most likely outcome of enforcing rigid time constraints and unreasonable performance metrics in the workplace? क्या होएगा इससे? एम्प्लॉय जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना। एम्प्लॉयज बिकम मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। किसी के ऊपर आप डंडा लेके खड़े हो जाओ कि तू ये काम कर, तू अभी के अभी मेरे को ना एक विंडमिल का डिजाइन बना के दे, नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। क्रिएटिविटी फ्लरिश तभी करती है जब वहां पे एक इंडिपेंडेंस हो, विचारों की इंडिपेंडेंस हो, कोई प्रेशर ना हो, तब क्रिएटिविटी फ्लरिश करती है। आपको क्या लगता है मैडम क्यूरी के ऊपर कोई प्रेशर था कि मेरे को रेडियम यहाँ पे ढूंढ के निकालना ही निकालना है, तब उनने एक्सरे वगैरह वाला चीज किया था? नहीं। जब वो खुले विचारों से, खुले दिमाग से अपना काम कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ इनोवेट हुआ था, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। सो एम्प्लॉयज फील डीमोटिवेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। बिल्कुल करेक्ट है, एम्प्लॉयज वहां पे डीमोटिवेटेड फील करेंगे, निराश फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। विच एंशियंट टेक्स्ट इज साइटेड इन द पैसेज? पैसेज में कौन से एक एंशियंट टेक्स्ट की बात की गई है जहां पे हाईलाइट किया गया है दैट ओवरबर्डनिंग एम्प्लॉयज इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस? तत्वार्थ सूत्र, भगवत गीता, उपनिषद, मनुस्मृति। तो इन सब का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे, तत्वार्थ सूत्र का बात की गई है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, if we only manage time, we will still be able to address employees' holistic well-being and productivity. Is the statement true or false? नहीं, ये गलत है कि टाइम मैनेजमेंट से आप उनकी ओवरऑल वेलबींग, उनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। आपको क्या करना चाहिए? माइंड मैनेज करना चाहिए। आप उनके माइंड को मैनेज करो, और माइंड मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि उनके माइंड को कंट्रोल करो, पर उनके माइंड को सही दिशा में मोल्ड करो, ठीक है। आप उनको ये सेंस वहां पे इनकलकेट करो उनके अंदर कि तुम अगर कुछ नया विचार लाना चाहते हो तो इट विल बी हर्ड एंड इट विल बी एक्सेप्टेड। तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो दैट विल बी हर्ड एंड दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है, या वी विल फाइंड अ वे टुगेदर टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तो ये सेंस ऑफ आपको उनके अंदर लेकर आनी पड़ेगी, ये इस तरीके की समाधान, तब जाके वो व्यक्ति जो है ओवरऑल वेलबींग और उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोहेसिवली का सिनोनिम हमें बताना है। कोहेसिवली का मतलब होता है कलेक्टिवली, मिलजुल के, सामंजस्य में, है ना, सब कुछ का एकदम सामंज है। तो केओटिकली तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, उसका मतलब होता है अव्यवस्थित। हारमोनियसली मतलब कि सामंजस्यपूर्ण। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिसजॉन्टेडली मतलब कि जहाँ पे कनेक्शन नहीं है, कुछ यूनिटी नहीं है। इंडिपेंडेंटली आज़ादी, स्वतंत्र रूप से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हारमोनियसली इज करेक्ट। According to the passage, what ensures creativity and commitment in the workplace? Workplace में किसके वजह से creativity और commitment आता है? Managing time effectively, incorrect. Assigning duties irrespective of individual strength, incorrect. Imposing strict deadlines on employees, incorrect. Aligning roles with individuals' nature, swabhav and interest, option D is correct.
वो स्टेटमेंट बताना है जहाँ पे इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आपने जल्दी जल्दी कर दिया और जितना अच्छे से आपको करना चाहिए था उतना अच्छे से आपने नहीं किया, है ना, उसकी बारीकियों को समझ के नहीं किया। ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड, बिल्कुल करेक्ट है कि उसने जल्दी जल्दी में अपना होमवर्क तो खत्म कर दिया लेकिन अच्छे से नहीं किया तो उसको बैड ग्रेड्स मिले। द आर्टिस्ट कट कॉर्नर्स ऑन द पेंटिंग एंड इट एंडेड अप लुकिंग अनफिनिश्ड, उसने जल्दीबाजी में अपनी पेंटिंग खत्म कर दी, बारीकी से नहीं करी और ऐसा लग रहा था कि वो अनफिनिश्ड है। I always make sure to cut corners when I'm driving to save time. इनकरेक्ट है कि भाई मैं हमेशा ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में ड्राइव करूँ ताकि मेरा समय बच जाए। I cut corners to finish my project on time and my boss praised me for my hard work. मैंने जल्दी जल्दी में काम किया कि ताकि मेरा काम जो है टाइम पे खत्म हो जाए, मेरे बॉस ने मेरे हार्ड वर्क के लिए बड़ी प्रशंसा करी। तो कट कॉर्नर से आपको नुकसान होएगा ना, तो क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसका जो काम है उसकी वजह से उसको बैड ग्रेड्स मिले। रोबो वुड नॉट स्वॉलो द पिल, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। स्वॉलो करना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। रोवर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। द पिल है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो द पिल, फिर वुड नॉट स्वॉलो की बजाय क्या होगा, वुड नॉट बी स्वॉलोड बाय रोवर। द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग नहीं आएगा। द पिल वुड नॉट स्वॉलोड इनकरेक्ट है। द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोड बाय रोवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The moon is Earth's only natural satellite and the nearby large celestial body. जो मून है वो अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है और सबसे पास की सेलेस्टियल बॉडी है। तो नियर बाय मतलब पास में, पड़ोसी, है ना, आस पास में होना। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पास बताना चाह रहे हैं तो द नियरेस्ट आना चाहिए, नियर की सुपरलेटिव फॉर्म, द नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। द नियर नहीं, द नियरेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, चीयर का सिनोनिम बताना है। चीयर करना मतलब इनकरेज करना, उत्साहित होना, है ना। एनकरेज्ड, एनकरेज प्रोत्साहित करना। डिस्ट्रैक्टेड उसका ध्यान विचलित करना। ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब गिराना। अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड आकर्षित करना, ऑप्शन ए इनकरेज इज करेक्ट। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, उसको ग्रेनरी कहा जाता है, वो जगह जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट है टैनरी, टैनरी होता है जहाँ पे चमड़ा बनाया जाता है। पैंट्री जहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है, छोटी सी रसोई घर होते हैं ना, पैंट्री कार होती है ट्रेन में। मिंट, मिंट होता है सिक्का बनाने की जगह, और ग्रेनरी होती है वो जगह जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता हो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा क्लमजी है और अक्सर उसका जो विट है, उसकी जो समझ है वो धीमी है, तो उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट है स्लाउच, स्लाउच करना मतलब ढीला ढाला आदमी जो सुस्त सा चलता है। चंप, चंप मतलब मूर्ख। ऑफ, ऑफ मतलब गवार आदमी या बड़ा सा बड़ा बहुत ज्यादा क्लमजी आदमी जो उसका दिमाग इतना तेज ना चलता हो। एप, एप एक प्रकार का जानवर होता है गोरिल्ला वगैरह की प्रजाति से, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ऑफ इज करेक्ट। वन हु कैन नॉट हेयर, अगर कोई सुन नहीं सकता तो उसको क्या बोलेंगे, इलिजिबल। इलिजिबल का होता है जो पढ़ा ना जा सके, गंदा सा हैंड राइटिंग में लिखा है जो पढ़ा नहीं जा सकता। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई नहीं दिया जा रहा, जैसे कि आपने स्पीकर की वॉल्यूम इतनी कम कर रखी है कि वो सुनाई नहीं दे रही, या फिर उसमें दो तीन वॉइसेस मिक्स हो रही हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको वो आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, तो ये बहरा तो नहीं होगा ना। लेकिन डम, डम मतलब होता है मूक, और डेफ मतलब होता है जो सुन नहीं सकता, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। My mother said to me that she had gone through a very strict and traditional education. मेरी माता ने मुझे बताया कि उनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल वे से हुई है। एजुकेशन का सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है जो कंपैरिजन होता है ना, समानता होती है। डेमागोजी मतलब कि डेमागोजी एक ऐसी पॉलिटिकल प्रैक्टिस होती है जिसमें कि आप लोगों को
उनके जैसे कि मैं यहाँ का जन्मजात हूँ तो मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपका अपना हूँ, इस तरीके की कुछ भाषाएं बोल के, या फिर उनके बायसनेस को हवाला दे के कि मैं आपके धर्म का हूँ तो मुझे वोट करो, है ना। इस तरीके के बायसनेस को बोल के अगर आप किसी से वोट मांग रहे हैं, उसको बोलते हैं डेमोगोजी। बजाय कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा या मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरे पास ये प्लान है उसके, तो उसको बोलते हैं डेमोगोजी। पैडागोजी, पैडागोजी होता है जो पढ़ाने की तरीका होता है, शिक्षा शास्त्र, उसको बोलते हैं पैडागोजी। और माइथोलॉजी होते हैं हमारे पुराण जो होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पैडागोजी इज करेक्ट, क्योंकि वो एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा से रिलेटेड पैडागोजी ही वर्ड है। Parents should tell their children to exercise great care when crossed busy roads. अब crossed का हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म बताना है। वाइल व्हेन क्रॉसिंग आएगा ना, तो जब पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जब वो रोड क्रॉस कर रहे हों उस समय उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो वाइल क्रॉस, क्रॉस तो पास्ट में बताता है कि पास्ट में घटना हो गई, लेकिन पास्ट में नहीं, जब भी वो क्रॉस कर रहे हैं। एक जेनरिक यहाँ पे आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जब भी आप क्रॉस करें तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा क्रॉसिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टर्मगंट, टर्मगंट का हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो टर्मगंट का मतलब क्या होता है, टर्मगंट का मतलब होता है कोई झगड़ालू लड़ाकी सी औरत, है ना, उसको बोलते हैं टर्मगंट। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, नहीं, बहुभाषीय को नहीं बोलते। ओवर स्कर्पलेस अबाउट माइन्यूट डिटेल्स, इनकरेक्ट है। द मैग्नेट विथ स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी, इनकरेक्ट है। अ वायलेंट, ओवरबियरिंग, टर्बुलेंट, ब्रॉलिंग, क्वेरलसम वुमेन, बिल्कुल करेक्ट है। एक झगड़ालू औरत जो है उसको बोलते हैं टर्मगंट। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट मतलब बड़ी सफलता हासिल लगना। फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, कि आपको गोल्ड का एक पीस मिल गया है, नहीं। हार्म द अपॉर्चुनिटी, कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी जो है आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया, कोई मौका मिला था वो आपने खो दिया। डिसीविंग अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड, रिसीविंग, सॉरी, डिसीविंग नहीं, एक रिवॉर्ड आपको मिल रहा था, आपने वो प्राप्त किया, इनकरेक्ट है। गेनिंग अ बिग सक्सेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिली। दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सन, ये कंपार्टमेंट जो है वो मिलिट्री पर्सनल के लिए होता है, पर्सन के लिए नहीं, पर्सनल। तो यहाँ पे पर्सनल तो है कि खुद का, अब मेरा जो बिलोंगिंगनेस है वो पर्सनल, लेकिन आर्मी के जो लोग हैं उनकी बात करें तो क्या आएगा, पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल। ऑप्शन डी मिलिट्री पर्सनल इज करेक्ट। लैमेंट, लैमेंट का हमें एंटोनिम बताना है। लैमेंट का मतलब क्या होता है, शोक, मॉर्निंग, सॉरो। डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना। डेक्री, डेक्री का मतलब होता है आलोचना करना। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। तो लैमेंट अगर दुख है तो सेलिब्रेशन खुशी है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन शुड नॉट येल एट चिल्ड्रन, येल का हमें एंटोनिम बताना है कि बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए। तो चिल्लाना, येल मतलब चिल्लाना, चिल्लाने का एंटोनिम क्या होगा, फर्स्ट है नोटिफाई, नोटिफाई मतलब सूचित करना। इंडेमनीफाई मतलब हानि का जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। विस्पर, विस्पर मतलब कानाफूसी करना, फुसफुसाना। और टेरराइज, टेरराइज मतलब आतंकित करना। तो चिल्लाना का उल्टा क्या होगा, चुपचाप खुसफुसाहट करना, ठीक है, वो गया विस्पर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिसेंथ्रोपिक का सिनोनिम बताना है। मिसेंथ्रोपिक का मतलब होता है जो व्यक्ति इंसान को, मानवता को, ह्यूमन काइंड को पसंद नहीं करता, वो हो गया मिसेंथ्रोपिक। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन तो होता है जो मानवतावादी होता है, जो मानवता के कार्य करता है। सोशिएबल, सोशिएबल भी मतलब होता है जो समाज में, सोसाइटी में रहना चाहता है। एंटी सोशल, एंटी सोशल मतलब वो व्यक्ति जो समाज को पसंद नहीं करता। फिलंथ्रोपिक, फिलंथ्रोपिक मतलब जो परोपकारी होता है, लोगों की भलाई के काम करता है। मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज, पैसा पेड़ों से नहीं आता। एज माई ग्रैंड मदर यूज टू से, ऐसा मेरी दादी कहा करती थी। बट सीइंग इट डैश फ्रॉम मशीन्स वुड शॉक हर, लेकिन आज मशीन में से निकलता हुआ देख के उसको भी शौक लग जाता, दादी को भी शौक लग जाता। स्लिप अ कार्ड इनटू अ मशीन, मशीन में कार्ड डालो, press couple of buttons and find new and fresh notes carrying out of a space that is a standard undertaking today। बोल रहे हैं कि मशीन में आप डालो कार्ड, फिर कुछ थोड़े से बटन दबाओ और आपको ताज़े ताज़े करारे करारे नोट्स जो है वो एक ऐसे छोटे से मशीन में से निकलते हुए दिख जाएंगे, जो कि आज एक स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग बन चुका है, एक स्टैंडर्ड तरीका बन चुका है जगह जगह पे। टुडे
एटीएम्स और ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अब एटीएम का फुल फॉर्म देख लेना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं, कैन बी फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। आज के दिन में एटीएम्स या फिर कहें ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो हर जगह, हर छोटे बड़े शहरों में मिल जाती है। यू आर एबल टू विड्रॉ कैश एट एनी टाइम, आप किसी भी समय पर कैश निकाल सकते हैं, डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बिकॉज दे टिपिकली डैश अराउंड द क्लॉक, दे टिपिकली वर्क अराउंड द क्लॉक, हो सकता है कि वो दिन भर काम करते हैं। In 1968, Don Witzel, along with Tom Barnes and George Chaston, बोल रहे हैं 1968 में डॉन विट्जल साथ ही साथ टॉम बार्नस और जॉर्ज चैस्टन के डेवलप द फर्स्ट मॉडर्न एंड सक्सेसफुल एटीएम इन यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने पहली बार जो है आज के दिन में चलने वाली और सफल एटीएम मशीन यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप करी। ऑल्दो द एटीएम कंसेप्ट वाज फर्स्ट डैश इन 1968, हालांकि जो एटीएम कंसेप्ट है वो पहली दफ़ा जो उसका जन्म हुआ वो 1968 में हुआ। अ फंक्शनल प्रोटोटाइप वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1969, लेकिन इसका पूरी तरीके से चल सकने वाला जो प्रोटोटाइप है वो 1969 में बनाया गया। एंड डॉक्टिल वाज granted a patent in 1973, और डॉक्टल को जो इसका पेटेंट है वो 1973 में मिला। अ डेटा टर्मिनल इज ऑल एन एटीएम इज, बोल रहे हैं एटीएम मशीन क्या है, सिर्फ केवल और केवल डेटा टर्मिनल है। डेटा टर्मिनल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो यूजर का जो डेटा है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर वो रिसीव्ड सिग्नल को वापस डेटा में कन्वर्ट करता है। A point where data can be entered or retrieved via a link to boss in charge, a large computer known as host processor। बोल रहे हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डेटा एंटर किया जाता है या रिट्रीव किया जाता है, हासिल किया जाता है एक लिंक के जरिए, जो कि बॉस इन चार्ज, जो कि एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर होता है जिसको हम होस्ट प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, इज रेफर्ड टू एज डेटा टर्मिनल। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, डेटा टर्मिनल बोला जाता है। Many of these terminals are connected to this host processor, इनमें से बहुत सारे जो टर्मिनल्स हैं वो host processor से connected रहते हैं, which is spread out dash the city और country, जो कि कहाँ फैला हुआ होता है, कहाँ होता है, सिटी में होता है, कंट्री में होता है। यूजुअली द होस्ट प्रोसेसर बिलोंग्स टू द बैंक, आमतौर पे होस्ट प्रोसेसर जो है वो बैंक को बिलोंग करता है। इफ इट इज अ डायल अप डिवाइस, अगर ये एक डायल अप डिवाइस हो, इट कनेक्ट्स टू वेरियस टर्मिनल्स वाया अ मॉडर्न एंड टेलीफोन लाइन, मोडाम या टेलीफोन लाइन। बोल रहे अगर ये डायल अप डिवाइस हो तो ये अलग अलग टर्मिनल से एक मोडाम या फिर एक टेलीफोन लाइन के जरिए कनेक्टेड होता है। ऑल्टरनेटली, इसके अलग, the host processor may establish a leased line connection with all ATMs। होस्ट प्रोसेसर जो है वो एक लीस्ट लाइन कनेक्शन लगा सकता है सभी एटीएम्स के साथ में। दिस इंडिकेट्स दैट अ मोडेम इज नॉट रिक्वायर्ड टू डायल इनटू अ सिंगल टेलीफोन लाइन। इसका मतलब है कि मोडेम नहीं चाहिए आपको एक सिंगल टेलीफोन लाइन में डायल करना है। दैट इज सोलली डेडिकेटेड टू होस्ट प्रोसेसर, जो कि होस्ट प्रोसेसर को ही डेडिकेटेड है। दिस लाइन कैन ओनली बी यूज बाय यू, इस लाइन का इस्तेमाल केवल आप कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज एसेसिबल टू द बॉस इन चार्ज फॉर हिज और हर एक्सक्लूसिव यूज, ये हमेशा बॉस इन चार्ज के लिए उपलब्ध रहती है ताकि वो इस्तेमाल कर सके। These exclusive lines are expensive, ये exclusive lines जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं, but they are useful in areas where daily transactions are extremely high, लेकिन ये उन areas में बहुत प्रभावशाली या useful रहती हैं जहाँ पे daily के transactions जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। The host processor connects to the ATMs via either a dial-up or leased line connection। जो host processor है वो ATM से या तो dial-up या फिर leased line connection से जुड़ा हुआ होता है। Dash on the bank and the number of customer it serve, किसके ऊपर बेस्ड होता है ये, बैंक के ऊपर बेस्ड होता है, और कितने कस्टमर इस लाइन के जरिए संचालित किए जाएंगे उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज एज माई ग्रैंड मदर यूज टू से, बट सीइंग इट डैश फ्रॉम मशीन्स, सीइंग इट ग्रो, ग्रो मतलब उगना तो या फिर बढ़ना, तो यहाँ पे बढ़ने की तो बात नहीं कर रहे हैं, मशीन में से निकलने की बात कर रहे हैं ना। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब कुछ खोजना, कुछ पता चलाना।
इमर्ज, इमर्ज मतलब निकलना, उसमें से निकलते हुए देखना, तो ये प्रकट हो रहे मशीन से निकल रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रिएट, क्रिएट मतलब कुछ बनाना, कुछ रचना, तो यहाँ पे रचने की बात नहीं की जा रही। You are able to withdraw cash at any time, day or night, because they typically dash around the clock. They typically conduct, conduct करना मतलब कि व्यवहार करना, किस तरीके का आपका व्यवहार है। Employ, employ मतलब रोजगार में रखना। Operate, operate मतलब कार्य करना, तो ये संचालित होते हैं ना, दिन रात संचालित होते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण में रखना। Although the ATM concept was first dash in 1968, first proposed, proposed मतलब प्रस्तावित किया गया एटीएम का कंसेप्ट, ठीक है। प्रेफर्ड, प्रेफर्ड मतलब किसी चीज के ऊपर उसको पसंद करना, ज्यादा पसंद करना। फाइल्ड, फाइल्ड मतलब फाइल में रखना या नामांकन करना। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मतलब आज्ञा देना, तो यहाँ पे उसको प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Many of these terminals are connected to this host processor, which is spread out dash the city or country. तो spread out behind, behind मतलब पीछे, यहाँ पे पूरे शहर भर में या पूरे देश भर में फैले हुए हैं उसकी बात की जा रही है, तो क्या आएगा, across the city or country, ऑप्शन डी is correct. The host processor connects to the ATMs via either a dial-up or leased line connection, dash on the bank and the number of customers it serves, depending, तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना किस बैंक के या कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पर, अगर ज़्यादा है, डेली का इनपुट आउटपुट ज़्यादा है, तो वहां पे लीज लाइन कनेक्शन लगाए जा सकते हैं, सो ऑप्शन ए डिपेंडिंग इज करेक्ट। ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मतलब कि नीचे लटकना, झुकना, गिरना। टर्निंग, टर्निंग मतलब मोड़ना। रेस्टिंग मतलब आराम करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिपेंडिंग इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।